नाजरीन आदाब, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान की नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं। मैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के बारे में बताता चलूँ कि वो लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को क़ानून की तालीम का 25 साल का तजुर्बा है। वो क़ानून के उस्ताद की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। उसी के साथ साथ उन्हें यह शर्फ भी हासिल हुआ है कि वो दुनिया की मायनाज यूनिवर्सिटियों जैसे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भी अपने लेक्चर्स दे चुके हैं। सर, आपका खैर मकदम है ETV उर्दू के इस प्रोग्राम में। सर, हम आपसे काफ़ी बातें करेंगे क़ानून के बारे में, दस्तूर के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हाल ही में हमने अपने दस्तूर के रकम होने की, दस्तूर को अडॉप्ट करने की 66वीं सालगिरह मनाई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो दस्तूर जो हमारे पास है वो हमारे लिए जो है कितना अहम है? अनीस, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जमहूरियत के लिए दस्तूर या आइन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। इसलिए क्योंकि आइन हमको, जो लोग हैं हमारे शहरी, उनकी हुकूमत से किस तरीक़े का रिश्ता होगा, उनके क्या हुकूक़ होंगे, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दस्तूर का सबसे अहम काम ये है कि वो हुकूमत की जो ताकत है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, उसको लिमिट करे। यानी किसी भी दस्तूर का सबसे अहम काम यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड ना होने दे। तो दस्तूर, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो या हुकूमत हो, उन सब का क्या दायरे अमल होगा ये तय करता है। और कोई भी अगर उस दायरे से बाहर जाए तो वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगी। अब दस्तूर ऐसा हो सकता है जो आपको डिक्टेटरशिप बनने के मौके दे। हिटलर का भी एक दस्तूर था। तो दस्तूर अपने आप में होना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बल्कि आइन की सबसे अहम चीज़ ये कि क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, दस्तूर से एक अलग चीज़ है। और ये एक ऐसा ख्याल है जिसमें जितने भी इदारे हों, उन इदारों को एक महदूद लिमिट्स के अंदर अपना काम करना है, ये दस्तूर बताता है। और आजकल ये डिबेट चल रहा है कि जो सेक्युलर का जो वर्ड है उसे जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत इस्तेमाल हुआ है उसका। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने इस पर लिखा है कि ये कहना राजनाथ सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट में कि साहब, शायद जो आइन साज असेंबली थी उसका इरादा मुल्क को एक सेकुलर मुल्क बनाने का नहीं था, और हमने 1976 में इसको सेकुलर मुल्क बनाया और उसके बाद इस लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। पहली चीज़ ये कि ये जो प्रीएम्बल होती है ये आखिर में बनाई जाती है, और दस्तूर के इंटरप्रिटेशन में प्रीएम्बल का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पब्लिक डिस्कोर्स में और टीवी एंकर्स ने जब डिबेट की तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे वो उनको कानून नहीं आता है। वो समझते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो कानून, जो दस्तूर है उसमें जो साफ तौर से दफ़ाएं लिखी हैं वो उनसे ज़्यादा अहम है। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ दस्तूर की दफ़ाओं में आ गई तो अब प्रीएम्बल की तरफ नहीं देखा जाएगा उनका इंटरप्रिटेशन करने में या तर्जमानी करने में। हिंदुस्तान के दस्तूर की कितनी मैं आपको दफ़ाएं ऐसी बता सकता हूं जिनसे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस मुल्क में एक सेकुलर निज़ाम है। अब ये बात प्रीएम्बल में नहीं कही गई, उसकी वजह ये नहीं थी कि मुल्क सेकुलर नहीं था, बल्कि ये कही गई कि ये ऑब्वियस है, इसलिए इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और 1976 में जब इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट किया 42वीं तरमीम आइन की, उससे पहले ही 1973 में जो हिंदुस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस हुआ, 13 जजेस की बेंच थी केशवानंद भारती की, उन्होंने कहा कि ये हमारे आइन का सेकुलरिज्म एक बुनियादी उसूल है। तो जो चीज़ आइन में नहीं थी, अगर ये राजनाथ सिंह जी का आर्गूमेंट ले लिया जाए, उसको बुनियादी उसूल कैसे कह दिया गया। इसी तरह सोशलिस्ट भी, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें जब बात की गई कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो
और जो मुल्क के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से बांटे जाएं कि उसमें अमीर और गरीब सबको उसमें हिस्सा मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि सोशलिज्म का आइडिया भी हिंदुस्तान में 1976 से पहले ही मौजूद था। इसलिए 1976 में कोई नई बात नहीं कही गई। जो चीज़ पहले से मौजूद थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदुस्तान के दस्तूर का बुनियादी उसूल कहा, उसको एक आईनी तरमीम से 1976 में 42वें अमेंडमेंट से इंसर्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ख़ास चीज़ 1976 में हुई। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 76 के बाद से हम लगातार कम और कमतर सेकुलर होते चले जा रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं और कायद हैं, वो मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सियासत में कर रहे हैं। जी सर, जो और एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है क़ानून के मैदान में, वो नेशनल जुडिशल कमीशन का जो क़याम का जो प्रपोज़ल था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ये हिंदुस्तानी दस्तूर के लिए, हमारे अदलिया के निज़ाम के लिए कितना बेहतर हुआ या नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आईन में इस बात की पूरी कोशिश की गई कि अदलिया को हुकूमत से इंडिपेंडेंट रखा जाए। कानून का पहला उसूल है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं होगा। अब अगर आप एक पार्टी को ही ये हक दे दें कि वो जज की तकर्रुरी कर ले और जज को चुन ले, तो फिर तो मेरे ख्याल से अदलिया के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हमको इस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किसी तरीके से प्रिजर्व कर लिया। जी सर, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से। सर, एक जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो भी काफ़ी ख़बरों में है, और आज ही खबर आई है कि जो निर्भय रेप केस में जो नाबालिग मुलजिम जो मुलविस था, उसको शायद छोड़ दिया जाएगा। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है वो नाबालिग के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो आपका क्या तासुर है इस बारे में? अनीस, मैं आज ही अपनी एक प्रोफेसर से बात कर रहा था सुबह, और मुझे लगता है इस मुल्क में इस वक्त क्रिमिनल लॉ पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और क्रिमिनल लॉ पढ़ाने की टीवी एंकर्स को बहुत ज़रूरत है। आज दोपहर से जब से ये फ़ैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है, सारे डिस्कशंस जो टीवी पे आ रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि हम ये चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो कोई जुर्म करे उसको बस फांसी दे दो, उसको उम्र कैद दे दो, सख्त से सख्त सज़ा दे दो। इसी तरीके का रिएक्शन मैंने देखा चंद दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के जो कातिल लोग थे उनसे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी कि उम्र कैद जो है उसकी का क्या पीरियड होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद का मतलब पूरी ज़िंदगी कैद में रहें, और 14 साल बाद जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो हैं रिमिशन कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, सज़ा में कमी कर देते हैं, वो ना हो। तो सब उसके ख़िलाफ़ बोले। और चंद महीने पहले जब याकूब मेमन का केस हुआ, तो जिस तरीके से टीवी पे डिबेट हुई कि बस साहब सबको फांसी दे दो और उससे बहुत क्राइम रेट कम हो जाएगा, तो मैं आपको क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से बता दूं कि जुर्म और सज़ा में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कहीं पे आज तक किसी साइंटिफिक रिसर्च में साबित नहीं हुआ कि अगर सज़ा बढ़ेगी तो जुर्म कम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। मर्डर के लिए हमेशा हमेशा से सजाए मौत रही है, लेकिन मर्डर का रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म में बहुत कम लोग मरते हैं जितने ऑर्डिनरी मर्डर्स में रोज मर रहे हैं, और सजाए मौत है। तो सजाए मौत से कोई जुर्म में कमी नहीं आएगी। बच्चे कभी भी अकेले क्राइम नहीं करते, बच्चे बड़ों के साथ जुर्म करते हैं, और जब बड़ों के साथ बच्चे जुर्म करते हैं
तो उसके लिए बड़े ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, बच्चे कम। और क्योंकि बच्चा ये बताना चाहता है कि मैं भी आपकी तरह बड़ा हो गया हूं, इसलिए वो बड़ों से ज़्यादा क्रूएल्टी से, ब्रुटैलिटी से, बेदर्दी से जुर्म करता है। हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा केस में इनका गांधी जी ने बनाया है, और लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब 18 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको भी जो हमारे मुल्क की बड़ों के लिए अदालतें हैं, उन अदालतों में उनका ट्रायल हो और सजाएं दी जाएं। ये उतना ही बड़ा फैसला है जैसे बच्चों को हम सजाए मौत दे दें। इन बच्चों को जिनसे एक मोमेंट्री कोई मिस्टेक हो गई और जुर्म हो गया, जब आप बड़ों के साथ जेल में रखेंगे, और जेल के बारे में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि इंडियन जेल्स आर यूनिवर्सिटीज ऑफ क्रिमिनलिटी, तो आप समाज में क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी पिनोलॉजी और पनिशमेंट का फलसफा ये होना चाहिए कि पनिशमेंट अपने आप में कोई मकसद नहीं है, पनिशमेंट का कोई मकसद होता है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां हमेशा ये कहा गया कि हर जो हमारा सेंट है, फकीर है और कोई बहुत बड़ा साधु है, उसका एक पास्ट है, जैसे वाल्मीकि का पास्ट था, और हर क्रिमिनल का एक फ्यूचर है। तो हम वो फ्यूचर ले लेना चाहते हैं। हमारे पनिशमेंट की रिफॉर्मेटिव वो होना चाहिए। मैं समझता हूं दिल्ली हाई कोर्ट का आज का फैसला बिल्कुल मुनासिब है कानून के हिसाब से। ना अब आप कानून बदल के इस बच्चे को जेल भेज सकते हैं, इस बच्चे को हेल्प कीजिए। ये जो बच्चे हैं ये मदद के लिए पुकार रहे हैं। अमेरिका में और दीगर ममालिक में जहां बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है चाइल्ड क्रिमिनलिटी का, वहां भी इस तरीके की बातें नहीं हो रही कि बच्चों को सजाएं दें। हिंदुस्तान में ये रेट बहुत कम है, 2.3% सिर्फ है। और वो बच्चे कौन से हैं जो ये जुर्म करते हैं? जो सड़क पर रिक पैकर्स हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, जिनका फैमिली में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक्ट से सबसे ज्यादा मुतासिर दलित और मुसलमान बच्चे हो सकते हैं। डेफिनेटली, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को आपने टेररिज्म के लॉज जो हैं उनके तहत भी आपने बहुत अरेस्ट कर रखा है। तो अगर ये लॉ बनता है जुवेनाइल वाला, राज्यसभा पास करती है, और मेरे हिसाब से लगता है कि पास ही होगा ये लॉ अगले सेशन में शायद, तो इससे दलित और मुसलमान जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि मुसलमानों का जो तनासुब है जेल की पॉपुलेशन में, वो अपनी पॉपुलेशन में जो उनका नेशनल शेयर है उससे बहुत ज़्यादा है। जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो एक फ्रेज़, ये जो जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है कोर्ट के डिसीजन में, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, तो आप क्या समझते हैं? ये जो हम जो बात कर रहे थे अभी जुवेनाइल एक्ट की, ये भी कहा जा रहा है कि सब चाहते हैं कि बच्चों को सज़ा हो या फिर फांसी की सज़ा हो, तो ये कितना मुनासिब जो है ये जुमला है इस्तेमाल करने के लिए? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। कोई भी जज जो फैसला कर रहा है, अभी देखिए सलमान खान के फैसले में जज को ये कहना पड़ा कि पब्लिक चाहे कुछ भी कहे, मुझको फैसला कानून के हिसाब से करना है, क्योंकि उसको जस्टिस देना है अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल। ये बात जिस वक्त सजा तय की जा रही है कि लोग क्या सोचते हैं, इसकी कोई हैसियत कानून में नहीं है। सबसे पहले ये अफजल गुरु के केस में जस्टिस पीवी रेड्डी ने कही ये बात, पार्लियामेंट अटैक केस था, कि साहब नेशनल कॉन्शियंस जब ही सेटिस्फाई होगा जब इसको सजाए मौत दे दी जाए। सजाए मौत पे अपने आप बहुत डिबेट हो चुकी है। अब तो लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने कहा कि सजाए मौत को ख़त्म किया जाए, सिवाय टेरर रिलेटेड क्राइम्स में, उसमें भी इसलिए क्योंकि इस पे अभी एक पूरी कंसेंसस नहीं बनी है। मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त सजाओं के मामले में हम बहुत ज़्यादा रिट्रीब्यूशन की तरफ और बदले की तरफ जा रहे हैं। एन आई फॉर एन आई, एन अ टूथ फॉर अ टूथ और अ नेल फॉर अ नेल, ये आउटडेटेड थ्योरी है। आज हम कहते हैं कि क्रिमिनल जो है वो एक बीमार शख्स है। किसी बीमार शख्स को इलाज की ज़रूरत है, उसे मौत नहीं दे दी जाती। मैं ये समझता हूं कि अगर मौत की सज़ा दी जाए, ये कह के कि साहब कॉन्शियस मिलेगा,
तो ये तो मौत कोई सजा नहीं है, वो तो आज़ादी है। 1 मिनट या फ्यू सेकंड्स में वो लॉ की पावर से बाहर चला जाता है आदमी। इसलिए कहते हैं कि मौत क्या एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। तो हमें ना सजाए मौत देनी चाहिए, ना उम्र कैद देनी चाहिए। एक बहुत लिबरल और रिफॉर्मेटिव अप्रोच पनिशमेंट में हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, बेहद शुक्रिया सर। अभी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम बात कर रहे हैं नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात और आज के हमारे मेहमान हैं नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा। सर, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और एक अहम जो है बात हमारे नाजरीन के जो है नुक़्ता नज़र से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है एकसां सिविल कोड की, तो आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान जैसे हमा लिसानी और कसीर मजहबी मुल्क में क्या ये मुमकिन है कि एकसां सिविल कोड राइज किया जा सकता है? देखिए, अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने यकसा सिविल कोड के मामले में हुकूमत को कोई भी हिदायत देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये काम जो है मुकन्नना का है, पार्लियामेंट इस काम को करे। मैं ये समझता हूँ कि कानून यकसा होना अपने आप में कोई मकसद नहीं है। अब ताज़ीरात हिंद जो मुल्क का क्रिमिनल लॉ है वो तो एक है, तो क्या हमारे मुल्क में जराइम नहीं होते? कानून क्या जस्ट है? कानून क्या ऐसा है कि उससे लोगों के हुकूक पामाल नहीं हो रहे? ये अहम बात है। अब इस मुल्क में आइन जिन लोगों ने बनाया उन्होंने खुद पर्सनल लॉज को कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती हैं और जो स्टेट्स हैं वो भी कानून बना सकती हैं। तो जिस चीज का मुख्तार सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं बनाया गया, इसका मतलब जो कानून साज असेंबली है वो यकसा कानून नहीं चाहती इस मैटर में। तो तेलंगाना का अलग कानून हो सकता है, आंध्रा का अलग हो सकता है, तमिलनाडु का अलग हो सकता है, बॉम्बे का अलग हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं, और जिस वक्त दफा 44 की बात हो रही थी तो अंबेडकर ने खुद कहा कि कोई हुकूमत पागल ही होगी जो यकसा सिविल कोड बनाएगी, या अगर यकसा सिविल कोड बना भी दी जाए तो आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि ये आपके ऊपर लागू होगी। इस मुल्क में लोग अलग अलग कानून से अगर गवर्न होते हैं तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके मजहब अलग हैं। हिंदुस्तान में ही जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत से ऐसे कानून शिक हैं जो हिंदू लॉ से मिलती हैं और शरीयत से नहीं मिलती। यानी एडॉप्शन जो है मुस्लिम लॉ में अलाउड नहीं है, लेकिन कश्मीर में एडॉप्शन है। मुस्लिम लॉ में शादीशुदा बेटी और गैर शादीशुदा बेटी इस तरीके का कोई इम्तियाज नहीं किया गया कि एक को मिलेगा हक और दूसरे को नहीं मिलेगा, लेकिन कश्मीर में है। इसी तरीके से गोवा, जिसके बारे में कहा जाता है वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो हिंदू लॉ में तरमीम हुई 1955, वो आज तक वहां लागू नहीं हुई। इस मुल्क में ऐसे भी मुसलमान हैं जो लॉर्ड विष्णु के 10 इनकारनेशंस में यकीन करते हैं। ऐसे भी मुसलमान हैं जिनके ऊपर मुस्लिम लॉ नहीं लगता, हिंदू लॉ भी 1955 और जो आजकल मुल्क में हिंदू लॉ है वो नहीं लगता, बल्कि 1955 से पहले जो शास्त्रिक लॉ था वो लगता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हमारे जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे कोई भी हिंदू जो है वो सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकता, यानी 7 जनरेशन बाप की तरफ से और 5 जनरेशन मां की तरफ से दूल्हा दुल्हन रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उनमें कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। यहां तेलंगाना में 3 शादियां मैं अटेंड कर चुका हूं जिसमें बच्ची की शादी जो है दुल्हन की वो उसके अपने सगे मामू से हो रही है और उस शादी को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये जो
अलग अलग मुल्क में कानून हैं, ये मजहब की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि आप कहां पे डोमिसाइल्ड हैं, कहां के रहने वाले हैं। तो ये जो लोकल वेरिएशन टेरिटोरियल इस मुल्क में है, उसकी वजह से यकसा सिविल कोड बनाना बहुत एक मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल से उस पे एनर्जी लगाने के बजाय हमको सारे लॉज को जस्टनेस, फेयरनेस और नॉन आर्बिट्रेरीनेस के टेस्ट पे चेक करना चाहिए। जी सर, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। अब तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की आमद है। तमिलनाडु के मॉडल पे जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, जहाँ पर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन फ्राहम किए गए हैं पसमानदा तबक़ात को। तो आप क्या समझते हैं फिलवक्त जो तेलंगाना में जो तरीक़ा अपनाया गया है रिजर्वेशन के लिए, तो वो कितना मुनासिब है, वो कहाँ तक जो है रिजर्वेशन तक ले जाएगा मुसलमानों के लिए? ये आंध्रा और तेलंगाना का मसला ये है कि कई बार ये मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला आपकी हाई कोर्ट में गया, और कभी भी आपको हाई कोर्ट से इस बात की अप्रूवल नहीं मिल पाया कि आप ये रिजर्वेशन जारी रखें। हाई कोर्ट ने हर बार ये कहा कि सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे जो रिजर्वेशन है वो गैर आईनी है। अब मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों जजमेंट्स में, जो पहले यहाँ पे 5 जज बेंच और 7 जज बेंच का हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने प्रॉपर रिसर्च नहीं की कि वो बैकवर्डनेस पे कैसे पहुंचे। दरअसल देखिए अनीस, मसला क्या है कि जो ओबीसी में मुसलमान बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन आज भी मिल रहा है। सवाल इतना है कि क्या मुसलमान पूरी एक कौम को ये माना जाए ये बैकवर्ड हैं और इनको रिजर्वेशन दिया जाए? मेरे हिसाब से ये रिजर्वेशन दस्तूर के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो दफ़ा 15 है उसमें सबसे अहम लफ्ज़ ये है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये इसकी वजह ये नहीं है कि वो मुसलमान हैं, बल्कि ये बैकवर्ड हैं और मुसलमान हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो 1951 में राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत शेड्यूल कास्ट लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, वो भी मजहब की ही बुनियाद पे है, क्योंकि सिर्फ हिंदू ही शेड्यूल कास्ट हो सकता है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, दलित क्रिश्चियंस ने चैलेंज किया है, अभी तक उसमें फैसला नहीं आया है। जो भी बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए ये रिजर्वेशन करके अगर 50% से ऊपर जाएगी तेलंगाना हुकूमत, तो आपको मरकजी पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल चाहिए। वो अप्रूवल आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इसमें सियासत ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन होगा। इसके बजाय कोशिश ये हो कि हम रिसर्च करके ये बताएं कि मुसलमानों की तकरीबन सारी बिरादरियां बैकवर्ड है, ताकि वो अपने आप ओबीसी रिजर्वेशन में आ जाए। हिंदुस्तान में अक़लियतों को अपने पसंद के तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त है, तो आप क्या समझते हैं अक़लियतों ने इस हक़ को कितना बेहतर इस्तेमाल किया, ख़ासतौर पर मुसलमानों ने इसका किस तरह सही इस्तेमाल किया? मुसलमानों ने तो नहीं किया, लेकिन ये कि हिंदुस्तान के आइन को सलाम कि मुल्क का बंटवारा मज़हब के नाम पे हुआ, और बंटवारे के बाद आइन साज असेंबली में महावीर त्यागी ने कहा कि हम अक़लियतों को जो हुकूक देने जा रहे हैं उन पर अभी बहस ना हो, पहले देख लें पाकिस्तान अपनी अक़लियतों को क्या हुकूक दे रहा है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो दीगर कायद थे हमारे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक इस बात पे मुनहज़िर नहीं है कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के साथ क्या करता है। और जो दफ़ा 30 में और 29 में अक़लियतों को हुकूक दिए गए कि वो अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को कंजर्व करें और इदारे कायम कर सकते हैं। और हिंदुस्तान की अदलिया को भी सलाम कि उन्होंने दफ़ा 30 की इतनी जो वजाहत की, उस वजाहत में इतना बढ़ा दिया उसे कि मुसलमान क्या कोई भी अक़लियत IIT बना सकती है, मेडिकल कॉलेज बना सकती है, यूनिवर्सिटी बना सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा, क्योंकि उसमें दफ़ा 30 में यह आया है कि अक़लियतों को ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी के
तालीमी इदारे कायम करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अपनी मर्जी, ऑफ देयर चॉइस का मतलब है ऑफ देयर चॉइस, और ये अकलियत को हक है कि वो अपनी चॉइस जितनी चाहे फैला ले। मुझे लगता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है, उनके इदारे अच्छे भी चल रहे हैं, मुस्लिम इदारे उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमने उतना अच्छा उसका फायदा भी नहीं उठाया। लेकिन अदलिया की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक थोड़ी चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि ये हक अकलियत का है, इस हक को मोनोपोलाइज कर लिया और हाईजैक कर लिया मैनेजमेंट ने। तो अब जो अकलियती इदारे बनते भी हैं, प्राइवेट अनएडेड अकलियती इदारे, उनसे हमारी जैसी गरीब अकलियत को उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। तो मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारों की जरूरत है, जहां स्टेट की बहुत बड़ी फंडिंग आती हो, जिनकी फीस कम हो। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत और अदलिया दोनों को ये बात समझने की जरूरत है कि अगर मुसलमानों को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना है तो उनको इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लॉ ये पढ़ाया जाए। ये तभी मुसलमान पढ़ पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा हुकूमत की एड वाले अक़लियती इदारे कायम हो। और उन अक़लियती इदारों में भी ऐसा नहीं है कि 100% आप मुसलमानों को पढ़ाएंगे, उसमें भी नॉन मुस्लिम्स पढ़ेंगे। तो अक़लियती इदारों का कायम करना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा है। सर, आपने हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया अनीस सर, आपने इज्जत अफजाई। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से। उन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई, ख़ासतौर पर दस्तूर के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी मवाद बम पहुँचाया। कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ मनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।